हम्म। देखो कल आपके नाउन का पहला क्लासिफिकेशन चल रहा था, ठीक है भाई। अपने नाउन में मैंने आपको बोला था कि नाउन के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं टोटल, याद करो। चार। चार में से अपन पहला पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल ग्रामर वाला, जिसको आप भले ही ए नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं है। और उस पहले क्लासिफिकेशन के हमने तीन नाउन कंप्लीट कर लिए, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। जिसमें कॉमन और कलेक्टिव में समझने वाली बात ये थी कि कॉमन नाउन की सिंगुलर फॉर्म होगी तो उसमें हम एक ही व्यक्ति वस्तु की बात करेंगे, और कलेक्टिव नाउन की सिंगुलर फॉर्म में एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु आ जाते हैं। फिर उसी पहले क्लासिफिकेशन में, अभी अपना पहला ही क्लासिफिकेशन चल रहा है, ध्यान रखना, उसी पहले क्लासिफिकेशन में चौथा नाउन तुम्हारा आता है मटीरियल नाउन। जिसको आप हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हो। गले में खराश बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्बेंस लगेगी आपको, तो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कह लो। तुम तो मुझे, ये तो चलो हिंदी हो गई तुम्हारे समझने के हिसाब से ना। अब तुम्हें हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन बतानी तो हिंदी में बता दो, और तुम चाहते हो थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन करना तो बस मुझे समझा दो कि मटेरियल नाउन नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ना प्रॉपर नाउन की, ना कॉमन की, ना कलेक्टिव की, लेकिन ये पता होने जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तभी बनेगा जब तुम इन चीजों को लेकर तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। कल के जो तीन नाउन पढ़े वो आसान लगे नहीं लगे? ये उससे भी आसान है, ये उतना भी टफ नहीं है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें बस ये कहना है कि मटेरियल नाउन किसी मटेरियल का ही एक नाम होता है। बताओ इसमें तुम्हें क्या करना पड़ा? अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ एनी मटेरियल। मटेरियल नाउन एक मटेरियल का ही नाम है। बताओ इसमें क्या डेफिनेशन लगाई अपने? कुछ नहीं लगाई। पर इसमें भी तुम सोचने में गलती करते हो। एक बार के लिए इसको बंद कर लो, बुकलेट को थोड़ा सा, आप घर से पढ़ के आ जाया करो, थोड़ा जाके पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं जो पूछता हूं फिर वो क्या तुम देख के जवाब दोगे तो तुम्हारा माइंड इतना सोच नहीं पाएगा। अब जैसे मैंने आपके सामने दो वर्ड दिए, एक वर्ड है टेबल, और चलो एक वर्ड है रिंग। ये दोनों मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं, ये दोनों मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल नहीं है। इनमें से एक है और एक नहीं है। हम्म, क्या कह रहे हो? दोनों ही कलेक्टिव, वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल है, कैसे पहचाना? तुम्हारी पार की नजरों ने कैसे पहचान लिया? देखो मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोल रहा हूं, हर मटेरियल वस्तु होती है पर हर वस्तु मटेरियल नहीं होती, बस इसलिए गलती होती है। समझ पाए या दोबारा बोलूं? हर मटेरियल वस्तु होगी पर हर वस्तु मटेरियल नहीं होगी। जैसे गोल्ड मैंने बोला, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सोना व्यक्ति है कि वस्तु, तो अब तुरंत बोलोगे अरे सर सोना व्यक्ति कैसे हो सकता है? वस्तु का मतलब नॉन लिविंग, तो सारी मटेरियल चीजें नॉन लिविंग होती हैं, पर हर नॉन लिविंग चीज मटेरियल नहीं होती है। बस ये तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना बहुत आसान है। करेंगे क्या? मैंने जो वर्ड आपके सामने लिखा, आप इसको कोई वस्तु कह लो, चाहे कोई प्रोडक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, अगर इसको बनाने में कुछ लगा, इसको बनाने में तुमने अगर किसी और चीज का प्रयोग किया, तो जो चीज काम में लग रही है वो मटेरियल में जाएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि जो नाम मैंने लिखा वो खुद अपने आप में एक मटेरियल का स्टेटस रखता है, तो भाई वो मान लो। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये टेबल है, आप एक खाते के पास गए और आपने कहा भाई मुझे लकड़ी की एक बढ़िया सी मजबूत टेबल बनाकर दे दे,
तो मैंने टेबल किससे बनवाई, लकड़ी से बन गई। अब तुमने पता नहीं उस पर कोई 100-200 किलो का सामान रख दे, वो लकड़ी के पाए हिल गए, ढीली पड़ गई, तुम्हें लगा यार लकड़ी की टेबल में मजबूती नहीं आती, तुम गए बोले अब की बार लोहे की टेबल बना, उसके पाए वाए सब लोहे के होने चाहिए, लोहे की बन के आ गई। पर लोहे की टेबल देख के तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये लुक अच्छा नहीं है, मजबूती तो है पर वो वेल्डिंग वेल्डिंग करके लोहे पाए हुए जोड़े तो लुक में मजा नहीं आया। तो मार्केट में गए और एक फैंसी टेबल लेकर आ गए जो दिखने में बहुत सुंदर थी लेकिन प्लास्टिक की थी, जैसे प्लास्टिक की चेयर नहीं होती ऐसी प्लास्टिक की टेबल भी होती है। तो टेबल तो तीनों से बन रही है ना, टेबल तो लकड़ी से भी बन रही है, टेबल लोहे से भी बन रही है और टेबल प्लास्टिक से भी बन रही है। तो टेबल कौन सा मटेरियल नाउन हुआ, टेबल कोई मटेरियल नाउन नहीं है। टेबल बनाने में अगर लकड़ी लगी तो लकड़ी मटेरियल नाउन है, टेबल बनाने में अगर लोहा लगा तो लोहा मटेरियल नाउन है, टेबल बनाने में प्लास्टिक को पिघलाकर टेबल बनी तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। किसी व्यक्ति ने अगर कोई रिंग पहन रखी है, अगर उसकी रिंग सोने की है गोल्ड, तो रिंग मटेरियल गोल्ड मटेरियल नाउन है। अगर उसकी रिंग चांदी की है तो सिल्वर मटेरियल नाउन है, तांबे की है तो कॉपर है। तो मटेरियल नाउन रिंग नहीं है, मटेरियल नाउन कौन है, गोल्ड या सिल्वर, या चाहो तो आगे कॉपर लिख लो, तांबे की भी होती। तो अब समझ में आ रहा है, तो मटेरियल किसको मानेंगे, किसी वस्तु को बनाने में अगर कोई चीज लगी तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार रिंग अपने आप में मटेरियल है या रिंग किसी से बनती है। तो रिंग सोने से बनती है, रिंग चांदी से बनती है, कॉपर से बनती है, तो मटेरियल तो वो बनेंगे, रिंग कैसे बन जाएगी भाई। तो ना तो रिंग मटेरियल नाउन थी ना ही टेबल मटेरियल नाउन था। मटेरियल नाउन तो ये है वुड, आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये हैं मटेरियल नाउन। अब समझ में आ रही है बात। मटेरियल नाउन दो फॉर्म में होता है, एक सॉलिड, तो सॉलिड के एग्जांपल तो काफी तुम देख चुके हो, एक ले लो लिक्विड, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो उसमें देखना जैसे इसमें जैसे मान लो वाटर ले लिया है ना, मिल्क, डीजल, पेट्रोल, कॉफी, टी, वो भी ले सकते हो। तो ये लिक्विड के एग्जांपल हो गए। तो मटेरियल हम दो फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में और लिक्विड में, ठीक है। अच्छा, डीजल की स्पेलिंग जो तीसरे नंबर पर है सही है क्या, एसएससी ने आपकी डीजल की स्पेलिंग भी पूछी हुई है, वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड के अंदर, मिस स्पेल्ड के अंदर। देखो DIESAL, DIASEL, DIESEL और DIASAL। अंतर साफ दिख रहा होगा। यहां पर मैंने दोनों जगह ए लगाया, DIASA, यहां दोनों जगह ई लगाया, DIESE। यहां पर पहले ए है बाद में ई है, यहां पहले ई है बाद में ए है। अंतर दिख रहा है सबको क्लियर। डीजल की कौन सी स्पेलिंग सही है, थर्ड, मतलब जो ये लिखी है वही वाली सही है फिर तो। ये तो है DIESEL। भाई कभी पेट्रोल पंप पे गए हो पेट्रोल डलवाने के लिए, तो उसमें पेट्रोल डीजल दोनों भरते हैं, कभी डीजल की तरफ नजर फेर के देख लिया करो, खूब लिखी रहती है डीजल की स्पेलिंग। कौन सी वाली सही है, फर्स्ट। गया कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने, ये स्पेलिंग ही सही है जो लिखी है, यही वाली सही है तीसरे नंबर की। और इसके बाद में तुम्हारा लास्ट वर्ड आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जिसको आप कहते हो भाववाचक संज्ञा। तो हिंदी में आप चाहो तो लिख सकते हैं भाववाचक। तो मैंने देखो आपको नाउन की कल एक डेफिनेशन दी थी जिसको अपन ने थोड़ा सा डिफेक्टिव बोला था। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, और उसके बाद कुछ जोड़ा था अपन लोगों ने, तो जो जोड़ा था बस वही बता दो। आइडिया ऑब्लिक क्वालिटी। तो जो पर्सन प्लेस थिंग थे वो इन चारों में जा चुके। जब अपन कल बोल रहे थे ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, तो वो पर्सन प्लेस थिंग में से कोई तो बन गए प्रॉपर, कोई बन गए कॉमन, कोई बन गए कलेक्टिव, कोई बन गए मटेरियल। ये जो लास्ट बचा आइडिया और क्वालिटी, ये चला गया इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर मैं इसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो एब्स्ट्रैक्ट, जैसे तुमने एंटोनिम सिनोनिम पढ़े, जैसे डे का ऑपोजिट नाइट मान लो, लाइट का मतलब हल्का, हैवी का मतलब भारी, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और तुम्हारे क्या कहते हैं एब्सर्ड का मतलब भद्दा बेतुका। तो ऐसे मुझे एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट वर्ड बताओ ताकि मैं तुम्हें और बेहतर तरीके से समझा पाऊं एग्जैक्टली है क्या। एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट वर्ड बताइए। एब्स्ट्रैक्ट का एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड होता है कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट को हिंदी में कहते हैं मूर्त, और इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट को कह सकते हैं अमूर्त। क्योंकि मैक्सिमम लोग चलो भाववाचक से समझा देते हैं, वो ठीक है, मूर्त और अमूर्त। किसी भी चीज का मूर्त स्वरूप होने का मतलब है उसकी अपनी एक फिजिकल फॉर्म है। जैसे अपन भी तो एक शरीर लेकर बैठे हैं ना, तो अपना एक शरीर है, एक फिजिकल फॉर्म है, इसकी एक फिजिकल फॉर्म है। तो किसी भी चीज की अगर फिजिकल फॉर्म होगी तो जाहिर सी बात है तुम उसको आंखों से देख भी पाओगे और उसको स्पर्श भी कर पाओगे। तो अभी तक के तुमने जितने भी नाउन पढ़े, चाहे वो प्रॉपर हैं, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटीरियल है, वो सब कैसे नाउन थे? वो कॉन्क्रीट थे। उनकी अपनी एक फिजिकल फॉर्म थी जिसको आप देख भी सकते हो, स्पर्श भी कर सकते हो। ये आते ही क्या बन गया? अमूर्त। इसका मतलब इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, अमूर्त, जिसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है। तो अगर फिजिकल फॉर्म ही नहीं होगी तो क्या तुम उसको आंखों से देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे। क्या तुम उसको स्पर्श कर पाओगे? तो मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसे लैंग्वेज भाषा काम में लेते। तो यही रीजन है। आप सीधी सीधी बोलो ना कि ये अमूर्त स्वरूप में है, क्योंकि इसका अपना कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता, इसकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती जिसको देखा जा सके, स्पर्श किया जा सके। तो मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए तो अपन कहते हैं आइडिया क्वालिटी। अब तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया चल रहा है तो मैं तुम्हारा आइडिया देख सकता हूं कि अपनी आंखों से? नहीं देख सकता। तो ये इनकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, ऑनेस्टी। एक एग्जांपल आया था ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी तुम्हारा आइडिया था या किसी व्यक्ति की क्वालिटी थी, ठीक है। अब कल को तुम मुझे बोलो सर मैंने पेन नहीं देखा, मार्कर नहीं देखा, तो चलो मैं मानता हूं कि दुनिया भर के अलग अलग डिजाइन के मार्कर पेन मार्केट में होंगे, पर मैं फिर भी तुम्हें दिखा सकता हूं भाई ये भी एक मार्कर या पेन है। तुमने कहा मैंने फैन नहीं देखा, तो चलो सीलिंग फैन, वॉल फैन, एग्जॉस्ट फैन दुनिया भर के, पर मैं तुम्हें एक फैन दिखा सकता हूं कि देखो फैन ऐसा होता है, सीलिंग फैन जो। तो अब इसकी अपनी एक फिजिकल फॉर्म है। अब तुम बोलो मैंने ऑनेस्टी नहीं देखी, तो मैं तुम्हें जेब से निकालकर ऑनेस्टी नहीं दिखा सकता हूं। ऑनेस्टी की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। हाँ, तुम्हारा अपना एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें तुम्हारा कोई दोस्त है जो बहुत ईमानदार है, तो जैसे मान लो अगर तुम उसको कोई चीज लाने के लिए 100 रुपए भी देते हो और अगर वो चीज 97 रुपीज की, तो वो आपको 3 रुपए भी ईमानदारी से लौटाता है, तो तुम उसकी ईमानदारी समझ सकते हो कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, 1-1 रुपए का हिसाब देता है। लेकिन ईमानदारी इस पेन की तरह दिखाई नहीं देगी, ईमानदारी इस पंखे की तरह दिखाई नहीं देगी। ये बात समझ पा रहे हो? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अपनी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ये अमूर्त रूप में होता है। अमूर्त का मतलब जिसका मूर्त स्वरूप ना हो, और इंग्लिश में कहना चाहो तो फिजिकल फॉर्म ना हो। तो इसलिए अगर लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना तो आप देख सकते हो ना ही आप स्पर्श कर सकते हो। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल देने शुरू करे, ऑनेस्टी है,
लिबर्टी, फ्रीडम, ब्रेवरी, स्लेवरी, नॉलेज, एजुकेशन। बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन चलो मैंने कुछ ठीक ठाक से एग्जांपल ले लिए। आप आराम से किसी में भी चेक कर लो। जैसे अब ये व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, तो इसकी एजुकेशन मुझे दिख थोड़ी रही है कि 10th पास है, कि 12th पास है, कि बीए पास है, वो मुझे दिख नहीं रही। लेकिन हाँ, जब मैं इससे बात करूंगा तो मैं रियलाइज कर पाऊंगा कि ये व्यक्ति थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, अच्छी नॉलेज रखता है, जो भी है। तो एजुकेशन है, नॉलेज है, किसी की ईमानदारी है, ये आपको दिखेंगे नहीं कॉन्क्रीट फॉर्म में। अब देखो क्या हुआ, यहां तक की चीजें क्लियर है तुम्हें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन को ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन ज्यादा हल्के में भी मत लेना, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें समझा दूं। मैं तुम्हें एक नाउन दे रहा हूं, ब्यूटी। अभी तुमने नाउन का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा कल से लेके अब तक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन पांचों में से ब्यूटी कैसा नाउन है, आपको बस इतना सा बताना है। लेकिन बात यह है, हेलो हेलो, हैं? तो अभी तक के तुमने जो नाउन देखे, तुम्हें क्लियर है कि भाई ये चीजें दिखाई नहीं देंगी? स्पष्ट बात है। तो तुम में से अगर किसी को लगता है कि ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तुमने कभी किसी ग्रामर की बुक में पढ़ा हो या तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो तुम्हें साथ में यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि ब्यूटी दिखेगी क्यों नहीं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें किसी पेंटिंग की एग्जीबिशन में भेजूं, भाई तुम 400 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन प्रदर्शनी लग रही है, तुम जाओ और वहां पर तुम देखकर बोलोगे यार ये पेंटिंग तो बड़ी सुंदर है, तो तुम ऐसा कब बोलोगे? पेंटिंग देखकर ही तो बोलोगे, आंख बंद करके थोड़ी नहीं बोल दोगे। तो इसका मतलब तो तुम्हें ब्यूटी दिख रही है फिर। तो तुम्हें साथ में यह प्रूव करना पड़ेगा कि ब्यूटी दिख कैसे रही है। क्योंकि अगर ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फिर दिखनी नहीं चाहिए। और तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं ब्यूटी तो दिखेगी, पेंटिंग सुंदर होगी तो मैं देखने के बाद ही तो बोलूंगा सुंदर। जैसे तुम्हारे सामने 10 महिलाएं खड़ी है मान लो, तो तुम किसी एक पर्टिकुलर महिला को सुंदर बोलते हो, तो जो तुम्हें सुंदर दिखती है तभी तो बोलते हो। तो फिर तुम देख पा रहे हो ना सुंदरता उसकी। तो फिर अगर ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो फिर किस नाउन में जाएगा ये बताओ। अब सोच लो आराम से, तुम्हारे पास 10 15 20 सेकंड का टाइम है, कर लो अपनी कैलकुलेशन। बताओ भाई, अरे कुछ तो दिमाग में चल रहा है ना। देखो मैंने डे 1 पे भी तुम्हें बोला था, मेरी क्लास में बोला करो यार, बोलना इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपका माइंड कहाँ तक सोच पा रहा है। तुम एकदम से बिल्कुल बैठे ही रहोगे, वही वाली बात है, जितने डाउट्स पूछोगे उतना ही ज्यादा तुम भी सीखोगे और मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट इतना समझ पा रहा है। तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो फिर मुझे पता नहीं ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। बताओ। वो तो एक समझाने के लिए वो, अब तुम जैसे पेंटिंग सुंदर है तो मैं ये बोलूं पेंटिंग की सुंदरता मैं देख पा रहा हूं, ये लो ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके बोल रहे हो, उससे मतलब नहीं है मुझे। तुम तो बताओ पेंटिंग दिखेगी कि नहीं दिखेगी।
हाँ, तो बस, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, दिख गया तुम्हें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता तो नहीं दिखता। देखो मेरे भाइयों, ब्यूटी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पर अब ये तुम प्रूव करो कि दिख रहा है तो उसको कैसे एडजस्ट करें, या नहीं दिखेगा तो कैसे नहीं दिखेगा, वो बताओ। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा ना कल, जैसे कॉमन और कलेक्टिव नाउन में हम स्टार्टिंग में गलती कर देते, लेकिन अब हमें समझ में आ गया भी सिंगुलर फॉर्म से पता लगाया जा सकता है। तो ऐसी मैक्सिमम लोग जो तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देंगे वो यही देंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। और यहां पर वो चीज उल्टी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें लगता है सुंदरता देख लूंगा मैं, कोई व्यक्ति वस्तु सुंदर होगा तो मुझे देखने के बाद ही तो बोलूंगा सुंदर है। तो तुम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ले लो जो इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक है। कोई भी नाउन हो, चाहे प्रॉपर, चाहे कॉमन, चाहे कलेक्टिव, चाहे मटीरियल, उस पर यह चीज नहीं होगी। केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिस पर दो व्यक्तियों के बीच में कंट्रोवर्सी हो सकती है। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद या मतभेद, कि वो व्यक्ति एक दूसरे से सहमत ना हो। क्यों सहमत ना हो? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो फैक्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो फैक्ट्स हैं वो कभी फिक्स्ड नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपसे कहा, हालांकि मैं दो तीन तरीके से समझा देता हूं, पर एक सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पूछा हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, आप सबको एक पन्ना दे दिया और आपसे कहा मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, आंसर लिखते जाओ। सबका आंसर आएगा एक ही बार में आएगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपसे कहा हु इज द सीएम ऑफ राजस्थान, एक ही आंसर आएगा लपक के तुरंत, मिस्टर अशोक गहलोत। अब मैंने आपसे कहा व्हाट डू यू मीन बाई ऑनेस्टी, कि ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है, ऑनेस्टी की परिभाषा लिखो। और तुम्हें सबको एक एक पन्ना दे के अलग अलग जगह बैठा दिया। अब लिख दोगे सेम शब्दों में आंसर? एक सेकंड में तुमने जवाब दे दिया देश का पीएम ये, एक सेकंड में जवाब दे दिया राजस्थान का सीएम ये। अब जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ईमानदारी की कोई फैक्ट फिक्स नहीं है। अब जैसे तुम में से मान लो कोई व्यक्ति आर्मी में है, उसने देखा कि यार हमारे बटालियन के एक सोल्जर ने थोड़े बहुत पैसों में हमारी कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज दी, तो देश के साथ बेईमानी हुई कि नहीं हुई? तो वो कहेगा साहब बेईमानी ऐसी होती है, देश के साथ गद्दारी कर दी इसने। तुम में से एक व्यक्ति मैरिड है, अदरवाइज मत लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और मान लो तुम्हारी वाइफ का किसी दूसरे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो तुम कहोगे ही नहीं कि बेईमानी है, धोखाधड़ी है। कि जो दो हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से मैरिड हैं, तो अगर हस्बैंड ऐसा करता है तो वो वाइफ के प्रति बेईमानी है, वाइफ ऐसा करते है तो हस्बैंड की, तो बेईमानी वो नहीं है क्या? बेईमानी वो भी है। तुम किसी ऑफिस में जॉब करते हो, तुम काम करने की रिश्वत लेते हो, बेईमानी ये भी है। तो अब तुम में से किसका माइंड क्या सोच रहा है भाई? तुम किस बेईमानी की बात कर रहे हो? कि तुम तो बोलोगे साहब ईमानदारी तो ये है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे रिश्तों को लेकर, एक सैनिक अपने देश के प्रति ईमानदार रहे, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति पैसे ना लेकर ईमानदारी से नौकरी करे। तो ईमानदारी तो बहुत सारी है, कौन सी ईमानदारी? तो तुम्हारे फैक्ट्स बदल गए कि नहीं बदल गए? तो तुम आंसर नहीं लिख पाए ना एक बार में। अब ये तो क्या है, तुम्हें दिख भी रहा है कि यार ईमानदारी दिखती भी नहीं है, तुम तो बड़ी आराम से पहचान गए, इसमें कैसे करोगे? मैं इसको तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आइदर इन हॉलीवुड और इन बॉलीवुड, कि आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की सबसे सुंदर अभिनेत्री का नाम बताओ। बताना नहीं है, वो मन में ही रख, तू ऐसे सोच रहा बता ही दूं। पर मुझे ये पता है कि तुम सबका आंसर एक नहीं है। जब देश का पीएम एक है, राजस्थान का सीएम एक है, तो सबसे सुंदर अभिनेत्री एक क्यों नहीं?
अगर मैं तुम्हें खाली पन्ने देके तुम्हें नाम लिखने वो मुझे गारंटी तुम लिख ही नहीं पाओगे, तुम सबके अपने अपने अलग अलग नाम होंगे। किसी एक दो का मैच हो जाए तो कोइंसिडेंस की बात है, लेकिन सबके अलग अलग। क्यों? क्योंकि तुम ब्यूटी के फैक्ट फिक्स नहीं कर पाए। तुम्हारे माइंड में ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो अभिनेत्री उस पर सबसे खरी उतर रही होगी वो तुम्हें सुंदर लगेगी। इसके माइंड में ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको जो सबसे सुंदर लगी वो इसको मानेगा। उसके माइंड में ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपनी वाली को मानेगा। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर अगर हम ब्यूटी देख भी सकते हैं तो ये हमारे पर्सनल परसेप्शंस हैं, हमारे व्यक्तिगत नजरिए हैं जिस पर हर व्यक्ति एग्री नहीं होगा। या तो आप ये बोलो कि ब्यूटी देख ही नहीं सकते, पर वो चीज क्या है तुम्हें थोड़ी उल्टी लगेगी, सर ब्यूटी क्यों नहीं देख सकते, कुछ देखे नहीं देखे, ब्यूटी तो पहले दिखती है। तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए फिर? क्योंकि कल को तुम मेरी डेफिनेशन को चैलेंज करोगे, सर आपने बोला था एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं देख सकते, तो वो समझाना जरूरी है कि अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि ब्यूटी को देख भी सकते हैं तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करने का तरीका बदलो कि वो हमारा पर्सनल परसेप्शन है, हमारा व्यक्तिगत नजरिया। अब मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे वो पेंटिंग की एग्जीबिशन में मैंने तुम्हें भेजा, अब तुम्हारा इंटरेस्ट नेचुरल पेंटिंग में बहुत ज्यादा है, उगता हुआ सूरज, झरने, ढलता हुआ सूरज, नेचुरल जो पेंटिंग्स होती है नेचर को लेकर। तो एक नेचुरल पेंटिंग आई तुम्हारे सामने, तुम लगे उसकी तारीफ करने, तुम्हारा तो मन आ गया उसके ऊपर, नेचुरल पेंटिंग है। एक जिस पेंटिंग की तुम 10 मिनट से तारीफ कर रहे हो, एक व्यक्ति उस पेंटिंग के सामने 10 सेकंड नहीं रुका, क्योंकि उसका नेचुरल पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो पेंटिंग तुम्हें सुंदर लगी ना, उसको तो नहीं लगी। उसका मॉडर्न पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मॉडर्न आर्ट में, तो वो किसी मॉडर्न आर्ट के सामने रुका, वो लगा तारीफ करने, तुम वहां पर 2 सेकंड भी नहीं रुके। तो क्या पेंटिंग सुंदर है या बदसूरत है? पेंटिंग तो जैसी है वैसी है, पेंटिंग नहीं बदल रही है, तुम्हारे नजरिए बदल रहे हैं। तुम्हारा नेचुरल पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो तुम्हें एक पर्टिकुलर पेंटिंग सुंदर लग रही है जो दूसरे को नहीं लग रही है। उस व्यक्ति को मॉडर्न पेंटिंग सुंदर लग रही है, वो तुम्हें सुंदर नहीं लग रही है, क्या दिक्कत है? अब समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ब्यूटी किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं देख सकता हूं तो तुम अपने पर्सनल नजरिए से देख रहे हो, वो एक फैक्ट नहीं है जिस पर सब लोग एग्री हो जाएं। अभी मैं बोलूं कि इसको कुर्सी मान लो, तुम कहोगे सर कुर्सी क्यों? मैं तो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल ही मानूंगा, क्योंकि फैक्ट फिक्स्ड है। कैमरे को हर व्यक्ति कैमरा बोलेगा, पंखे को हर व्यक्ति पंखा बोलेगा, ये फैक्ट फिक्स्ड है, इस पे कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन इस पर हो जाएगी, जिस पेंटिंग को तुम सुंदर मानोगे दूसरा ना माने, जिसको वो सुंदर मान रहा हो सकता है आप ना मानो। और इसीलिए एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब बनी है, देखो तुमने सुनी भी होगी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। बिहोल्डर कौन होता है? बिहोल्डर कौन होता है? है जिसकी जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसकी एक बार हिंदी ट्रांसलेशन करना। हाँ तो हिंदी ट्रांसलेशन करो ना। ये कोटेशन है, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देता हूं। अब शेक्सपियर की किसकी वो मुझे इतना अच्छे से ध्यान नहीं है, पर एक कोटेशन है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। बताओ। बिहोल्डर होता है देखने वाला व्यक्ति। सुंदरता देखने वाले व्यक्ति की आंखों में निहित होती है। अगर मेरे सामने एक पेंटिंग लग रही है तो ये पेंटिंग सुंदर नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बदसूरत है, वो तो जैसी है वैसी है, पर सुंदरता देखने वाले व्यक्ति की आंखों में निहित है। मेरे नजरिए से देखोगे तो तुम्हें इस पेंटिंग सबसे सुंदर लगेगी, क्योंकि मेरा नेचुरल पेंटिंग में इंटरेस्ट बहुत है। तुम्हारा नेचुरल पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें सुंदर नहीं लगेगी। अगर जैसे लैला मजनू का नाम सुना है, तो तुम्हें हिस्ट्री की किसी बुक में मान लो लैला का पोर्ट्रेट दिख जाए, लैला की तस्वीर आ जाए कि भाई लैला एक्चुअल में ऐसी दिखती थी, तुम्हें दिखाएं साहब देखो ये है लैला, तो लैला वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली फॉर मजनू, नॉट फॉर अस। सिंपल सी बात है। लैला दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री नारी होगी
किसके लिए? मजनू के लिए। हम क्यों माने? हम तो सब इतनी साउथ की फिल्में देखते हैं, इतनी हॉलीवुड बॉलीवुड की, हम तो हर अभिनेत्री लैला से ज्यादा सुंदर लगती है। तुम्हें लगती है यार? तुम्हारा अपना देखने का एक वो है, परसेप्शन है। तुम कल को बोलो साहब मेरा घर तो जीटी के पास है, मैं तो शाम को घूमने निकलता हूँ, मुझे तो बहुत सारे सुंदर लोग मिलते हैं जो लैला से सुंदर लगते हैं। लगते होंगे, कौन सी बड़ी बात है? बढ़िया बात है। तो इसलिए लैला दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री रही होगी, किसके लिए? मजनू के लिए। हमारे लिए नहीं हो सकती। तो सुंदरता देखने वाले व्यक्ति की आंखों में निहित होती है। ये तुम्हारा पहला क्लासिफिकेशन था जिसमें नाउन 5 प्रकार के थे, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें अपन बी क्लासिफिकेशन पर आते हैं। मैंने आपको कल अपनी बात हुई थी 4 क्लासिफिकेशन की, याद आ गया? तो अपन पहला कंप्लीट कर लिया, अपन दूसरे पर आ गए। इसमें मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, नंबर। हालांकि बहुत बेसिक बातें हैं, पर ठीक है, नाउन चल रहा है। आज आज और बेसिक चलेगा, फिर कल से लेवल स्टार्ट हो जाएगा। नंबर को आप जनरली हिंदी में संख्या कहते हो, पर ग्रामर की लैंग्वेज में अपन इसको थोड़ा सा अच्छा वर्ड काम में लेंगे, वचन। तो आपने सुना है एक वचन, बहुवचन? कभी संस्कृत पढ़ी है? संस्कृत में क्या है, एक वचन के बाद द्विवचन आता है, फिर वो लोग तीसरे नंबर से बहुवचन पे जाते हैं। जबकि अपने ऐसा नहीं है, अपने इंग्लिश हिंदी में सीधा एक वचन के बाद क्या चलेगा? बहुवचन। तो नंबर के अकॉर्डिंग अगर कोई आपसे पूछे कि नाउन कितने हैं वचन के अनुसार, तो सिंपल से 2 नाउन है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो कुछ नहीं, नॉर्मल है, 2-3 वर्ड लिख लो, बाकी तो आप सबको पता ही है। जैसे बॉयज सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज। अगर गर्ल सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। अगर बॉक्स सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। देखो कई बार क्वेश्चन बहुत आसान आता है, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं भी, लेकिन इतना ज्यादा आसान आ जाता है कि आप सोच भी नहीं पाते और फिर उस तरफ आपका ध्यान जाता नहीं है। ये सिंगुलर प्लूरल हो ही गए। अब मैंने आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया, द फार्मर वॉज लीडिंग हिज ऑक्सेस टू द फील्ड। आप चाहो तो उसमें ऐड करना चाहो इन द मॉर्निंग कर सकते हो, कि सुबह के समय किसान अपने बैलों को खेतों की तरफ ले जा रहा था। ए फार्मर वॉज लीडिंग हिज ऑक्सेस टू द फील्ड इन द मॉर्निंग। पर जितना मेरा पर्पस था वो बात इसमें आ गई, देखो ध्यान से। देखो ज्यादातर केस में क्या होता है, जब आप लोग किसी भी नाउन का प्लूरल बनाते हैं, ज्यादातर केस में, तो हमारी एक आदत हो जाती है, एक हैबिट बन जाती है एस एस लगाने की। बॉय का बॉयज एस लग गया, गर्ल का गर्ल्स, टीचर का टीचर्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स, बॉक्स का बॉक्सेस, तो एस एस की आदत हो गई, मैंगो का मैंगोज। तो सेम वही चीज हमसे यहां होती है कि हमने ऑक्स का प्लूरल लगाने के लिए वो एस एस लगाने की आदत हो गई, तो ऑक्सेस कर दिया। तुम्हें मालूम है ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। ये एग्जाम में आई हुई एरर है। सोचो कितनी सिंपल है। अपन पहली दूसरी क्लास में जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं तभी ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस हो जाता है, ऑक्सन, तभी पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा? तेरी शक्ल देखकर लग रहा है तूने नहीं पढ़ा। अच्छा माउस का प्लूरल? माउस, चूहा, MOUSE। कोई नहीं बोलेगा, यही बताएगा। तुझे माउस का प्लूरल नहीं पता? माउस का प्लूरल, अपन तो सभी एक जैसे हैं। अरे चूहे का प्लूरल नहीं पता? माइस। अरे तुम लोग पहली दूसरी की इंग्लिश मीडियम की किताबें ले लो थोड़ा सा पढ़ो उसमें से, तुम्हें ऑक्स का ऑक्सन ही नहीं मालूम, इसीलिए एग्जामिनर ने तुमसे पूछ लिया।
तो ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन होता है, ऑक्सिस नहीं होता है। अभी 2018-19 की बात है, एक क्वेश्चन और आया था, 2 या 3 साल हो गए अब तो उसको आए हुए। शी ऑलवेज fed her children's before she fed her dog। जैसे मान लो कोई महिला है तो उसके घर में कोई पालतू कुत्ता भी होगा, पर आप कह रहे हैं कि वो महिला पहले अपने बच्चों को फीड से बनाए। फूड क्या होता है? भोजन। फूड की वर्ब होती है फीड, भोजन कराना, और उसकी सेकंड फॉर्म है फेड। तो महिला हमेशा अपने बच्चों को पहले भोजन कराती थी, अपने डॉग को भोजन कराने से पहले। मतलब कुत्ते को कुछ खाने के लिए देती थी, उससे पहले वो अपने बच्चों को भोजन कराती थी। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर शी फेड हर डॉग। ये ज्यादा 2-3 साल, शायद 19 या 20 की एरर है, अभी रिसेंटली तो नहीं आई। देखो पर कितनी सिंपल है। इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना है चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। तो भाई तुम चाइल्ड से चिल्ड्रन कर सकते हो, तुम चिल्ड्रन का प्लूरल कहां लेकर बैठ गए कि मैं चिल्ड्रन में अभी एस लगाकर और प्लूरल करूंगा? ये क्या बात हुई? चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो बस चिल्ड्रन पे आके कहानी खत्म हो गई। एस कैसे लग जाएगा इसमें? भाई मैं तो इनको कंपटीशन लेवल की एरर मानता ही नहीं। ये कोई एरर है कि चाइल्ड का चिल्ड्रन किसको नहीं आता? सबको आता है कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन में एस लगा रहा है। पर ये भी एसएससी में पूछी हुई एरर है, आप देख लो कि कई बार इतनी सिंपल पूछ लेता है कि स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं जाए उस तरफ। तो नाउन आपके 2 प्रकार के होते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ये आपका सेकंड क्लासिफिकेशन था बी। इसके बाद अपन तीसरे पर आते हैं सी। तो इसमें मैंने आपको एक वर्ड लिख कर दिया भाई, जेंडर। तो जितना मैं स्टूडेंट से पूछता हूं करता हूं, तो इतना मुझे कंफर्म है कि नॉर्मल स्टूडेंट 3 जेंडर तक तो जवाब दे देता है, क्योंकि उसके बाद जेंडर के अकॉर्डिंग या तो मेल होगा पुरुष, या फीमेल जेंडर होगा स्त्री, और एक होते हैं नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती, जैसे टेबल है, मेज है। तो टेबल मेज स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं आएंगे, या ये जाएंगे निर्जीव में। तो 3 तक तो हर कोई बोल देता है कि सर जेंडर के अकॉर्डिंग 3 नाउन तो होते हैं, मेल फीमेल और नॉन लिविंग। लेकिन तुम बताओ क्या 3 होते हैं या और भी ज्यादा होते हैं? देखो जेंडर के अकॉर्डिंग भी इन्होंने नाउन की संख्या मानी है 4। होते तो वैसे 3 ही है, पर वो कॉमन जेंडर आ जाएगा, अभी मैं समझा देता हूं। तो इसमें अपन पहला लेते हैं MASCULIN। इसको एक बार बोलकर बताओ, इसका उच्चारण करो, कैसे बोलेंगे इसको? हम्म इसको बोलकर तो बताओ। मैस्कुलिन काफी हद तक तो ठीक है, हल्का सा गलत हो गया। पर कोई कहता है मस्कुलाइन, कोई मास्कुलाइन, कोई कैसे कोई कैसे, जो मर्जी करे। इसमें मै पे स्ट्रेस आता है मैस। एक तो अपन बोले मस, एक अपन बोलते हैं मैस। तो मैस केलिन क्यों नहीं होता, क्या होता है ना? अगर तुम थोड़ा सा समझना चाहो तो मैस पे स्ट्रेस लोगे, मैस क आधा य, मैस केलिन, है ना? खैर एसएससी आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगी, उसके तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। ये तो कभी स्पोकन इंग्लिश में कभी जाना हो तब की बातें हैं। तो इसमें देखना, मैस्कुलिन को इजी वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हो, मेल जेंडर, मेल जेंडर। तो आपको एक ऐसा नाउन मुझे बताना है जो केवल मेल कैटेगरी में आए,
फीमेल कैटेगरी में वो नहीं आ सकता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं, बॉय। तो बॉय लड़का हम उसी को बोलेंगे जो क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि फीमेल होती तो वो गर्ल बन जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द सेम कैटेगरी? कुछ ऐसे नाउन बताओ जो केवल मेल ही बन सकते हो, वो कभी फीमेल नहीं बनेंगे। बताते जाओ। सन हो सकता है, ब्रदर, फादर, अंकल, हस्बैंड, किंग, प्रिंस, ड्यूक, और एक वर्ड मैंने ले लिया अशर। तो सारे के सारे वर्ड आपके मेल कैटेगरी के हैं। ब्रदर, फादर, अंकल सब समझते हो आप लोग। लास्ट के दो वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। जो डिफिकल्ट होगा वो खुद ही मैं तुमसे पूछ लूंगा, या अगर तुम्हें लगे तो मुझसे पूछ लिया करो पढ़ते टाइम भी। ड्यूक कौन होता है? ड्यूक क्या होता है? ड्यूक, हम्म, भाई जैसे अब तुम्हारे डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आ गया, जिसको आप लोग प्रजातंत्र कहते हो, तो छोटे मोटे लोकल लेवल पे आपके पार्षद होते हैं। पार्षद से ऊपर जाओगे तो थोड़े से विधायक टाइप के आ गए। फिर मान लो उसके बाद मिनिस्टर लेवल आ गया, या जैसे मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो आपका सीएम आ गया, चीफ मिनिस्टर हो गया। जो पीएम है वो आपके नेशनल स्तर पर है, ठीक है। तो पहले जब राजा महाराजों का टाइम हुआ करता था तब रियासतें होती थी। तुमने जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो, तो उस राजा की रियासत के भी वो छोटे छोटे भाग करके रखता था। अब जैसे मान लो उस समय हो सकता है सामंत बोलते हो, कुछ बोलते हो कि भाई ये छोटी सी रियासत, इसके अंडर में यहाँ का पूरा टैक्स कलेक्ट करके राजा को तुम पहुंचाओगे, ऐसे इस तरह से। तो उस समय भी ये सिस्टम हुआ करते थे टैक्स कलेक्शन का, जो भी था। तो राजा तो अपने किले में रहेगा, तो उसने अपनी रियासत को छोटे छोटे उसमें बांट दिया। तो ड्यूक भी एक पोस्ट होती थी, इसके अंडर में एक पर्टिकुलर एरिया आता था। अब ये मान लो, अब राजा से छोटा मान लो जो भी था, मैं कोई इतनी पूरी तो डिटेल में गया नहीं, पर एक पोस्ट मान लो। उस समय जैसे वजीर हुआ करते थे, वजीर हुआ तो उस टाइप के पोस्ट हुआ करती थी, नवाब है, वजीर है, तो ऐसे एक पोस्ट मान सकते हैं ड्यूक, ठीक है। अशर कौन होता है? अशर, आप जैसे अगर मोबाइल में जो नॉर्मल डिक्शनरीज आती हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो, जो मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती हैं, उनमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती। तो कई जगह मैंने देखा है, तो इसको इन्होंने हिंदी में कुछ जगह पर लिखा हुआ है द्वारपाल या प्रवेशक। पर तुम्हें लगता है ये सही ट्रांसफॉर्मेशन है? जैसे आप किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते हो, अब आपने ऑनलाइन टिकट बुक करा लिया, आजकल तो सॉफ्टवेयर खूब है, या आपने वहीं पे जाके टिकट काउंटर से ले लिया। तो जब आप उस हॉल में एंट्री करते हो जिसके अंदर फिल्म चलेगी, जिसमें पर्दा होता है, तो एक व्यक्ति गेट पर आपका टिकट चेक करता है। अब वो आपके टिकट को पंच कर देता है, उनका जो भी तरीका है उसको थोड़ा सा फाड़ देता है, ताकि आप दोबारा उस टिकट को अगले शो में काम में नहीं ले पाओ, जो भी उनका तरीका है। तो क्या वो टिकट चेक करने वाला व्यक्ति होता है क्या अशर? उस टिकट चेक करने वाले व्यक्ति को अशर नहीं बोलते हैं। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ वर्ड है। अशर कौन होता है? हम्म, कोई तो होता है, बताइए।
जब आप थिएटर में जाते हो, वो व्यक्ति आपका टिकट चेक करे नहीं करे वो जरूरी नहीं है। मेन जो बात है जिसके लिए उसको अशर कहते हैं, अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट्स इन अ म्यूजियम, थिएटर और सिनेमा हॉल एटसेट्रा। किसी थिएटर में, किसी म्यूजियम में, सिनेमा हॉल में लोगों को उनकी प्रॉपर सीट तक पहुंचाने का जो काम है। अगर मान लो जैसे तो थिएटर में एंट्री हुई, अभी हालांकि फिल्म स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अपन तो पहली बार जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी रोज होती हैं। तो आपने पूछा भाई ये सीट कहाँ पड़ेगी, उसने कहा 8वें नंबर की रो में तीसरे नंबर की सीट पे चले जाना। जैसे उसमें कोडिंग होती है ना, M1 M2 G1 इस टाइप से, तो या तो वो आपको समझाएगा या आपको आपकी सीट तक पहुंचाएगा। या मान लो चलो फिल्म स्टार्ट हो गई, तो फिल्म स्टार्ट होते ही अंदर हॉल की सारी लाइट से बंद हो जाती हैं, क्योंकि फिल्म को प्रोजेक्ट करना है, पर्दा क्लियर दिखना चाहिए, तो अंदर की लाइटें बंद हो जाएंगी, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। अब उस अंधेरे में तुम कैसे सीट तक जाओगे? तो वो टॉर्च की रोशनी में आपको आपकी प्रॉपर सीट तक छोड़कर आएगा। वो जॉब करने वाला व्यक्ति होता है अशर। अब ये व्यक्ति चाहे तुम्हारा टिकट चेक करे या ना करे, इससे मुझे मतलब नहीं है। जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है, अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट्स इन अ म्यूजियम, थिएटर और सिनेमा हॉल। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको किसी थिएटर में, म्यूजियम में, सिनेमा हॉल में आपकी प्रॉपर सीट तक पहुंचाए, वो होता है अशर। लेकिन ध्यान रखना, इस काम को करने वाला व्यक्ति होना पुरुष चाहिए। क्योंकि अगर इसी काम को कोई महिला करेगी तो फिर उसके लिए दूसरे शब्द है, क्योंकि मेल जेंडर चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद अपन दूसरे वर्ड पे आए, फेमिनिन। जिसको अपन इजी वर्ड में कह सकते हैं फीमेल जेंडर। तो आपको ऐसा वर्ड बताना है जो केवल फीमेल कैटेगरी का हो, मेल कैटेगरी में अपन उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल बॉय है, तो मैंने बॉय का ऑपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग अपोजिट वर्ड लिख दिया गर्ल। क्लियर है? तो सारे इजी हैं, आप बोलते जाओ, जो टफ होगा वहां पर मैं बता दूंगा। बॉय का गर्ल हो गया, सन का डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, हस्बैंड का वाइफ, अंकल का। अंकल का ऑपोजिट वर्ड बताओ। आंट या आंटी? सोच लो एक बार। आंट होता है या आंटी होता है? सही वर्ड तो खैर आंट है। अब आंटी एग्जिस्टेंस में कैसे है, उसकी अपनी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। अभी तो एक बार टॉपिक क्लियर कर ले, फिर कभी बात करेंगे। हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, प्रिंस का प्रिंसेस। अब बताओ ड्यूक का ऑपोजिट वर्ड। और अशर का ऑपोजिट वर्ड। अगर इस पोस्ट पर कोई महिला बैठी है जिस पर ड्यूक है, तो उस महिला को बोलेंगे डचेस। ड्यूक का ऑपोजिट वर्ड होता है डचेस। और अशर जो है, अगर किसी थिएटर में, म्यूजियम में उन्होंने कुछ किसी महिला को यह काम दे रखा है कि वो लोगों को उनकी सीट तक पहुंचाए, तो आप तो अशर की स्पेलिंग याद रखो, USHER, अशर। जो स्पेलिंग है याद रहेगी। बस इस अशर की स्पेलिंग के लास्ट में आपको ETTE जोड़ देना है, अशरेट। अगर इस पोस्ट पर कोई महिला होती है, महिला इस कार्य को करती है, तो आप उसको क्या कहते हो? अशरेट कहते हो। USHERETTE, अशरेट। जेंडर के अकॉर्डिंग 4 नाउन है, मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया। अब एक आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में आप कह सकते हैं आइदर मेल
और फीमेल। तुम्हें याद हो कल जब हम कॉमन नाउन पढ़ रहे थे तो मैंने एक वर्ड बॉय दिया था कि भाई तुम्हारी जो क्लास या कैटेगरी है वो मेल वाली है, एक गर्ल हो गया। फिर अपने एक वर्ड लिया था स्टूडेंट, याद करो। मैंने आपसे बोला था कि क्लास या कैटेगरी किस आधार पे बनेगी वो तो हमारे हाथ में ना, तो तुम ऐसा वर्ड बनाओ जो सबके लिए कॉमन हो। तो अपन ने स्टूडेंट लिया था, तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है और स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है। देखो बॉय कॉमन नाउन बन सकता है लेकिन बॉय कॉमन जेंडर नहीं बन सकता, क्योंकि बॉय में फीमेल नहीं आएगी। गर्ल कॉमन नाउन तो बन सकता है लेकिन गर्ल कॉमन जेंडर नहीं बनेगा। लेकिन स्टूडेंट कॉमन नाउन का भी एग्जाम्पल है और कॉमन जेंडर का भी एग्जाम्पल है। एक ऐसा शब्द जिसमें लड़का भी इंक्लूड हो जाए और लड़की भी इंक्लूड हो जाए, वो आपका कॉमन जेंडर है। तो बहुत सारे वर्ड है, स्टूडेंट से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गए, पेरेंट, कजन, स्पाउस, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, फ्रेंड, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एटसेट्रा। देखो स्टूडेंट इजी वर्ड है, लड़की लड़का दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और आपके माता पिता दोनों आपके साथ है तो आप देखना हम मैक्सिमम जगह पर पेरेंट को प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं, माई पेरेंट्स आर कमिंग विद मी। तो पेरेंट्स में एस क्यों? क्योंकि माता भी पेरेंट है पिता भी पेरेंट है, दोनों हो गए तो पेरेंट्स हो जाता है। अब तुम्हारे केवल मदर तुम्हारे साथ हैं, कहीं पर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तुम्हारे फादर साथ नहीं, तो आप पेरेंट बोलोगे, या तो मदर बोलो या फिर पेरेंट बोलो। फादर तुम्हारे साथ है मदर नहीं है तो भी पेरेंट बोलेंगे। जब दोनों एक साथ होते हैं तब बोलते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट वर्ड मां के लिए भी और पिता के लिए भी है। कजन ब्रदर भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकती है। स्पाउस, अभी अपन ने वर्ड पढ़ा था हस्बैंड, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? वाइफ। अब कोई न्यूली मैरिड कपल है, अभी अभी उसका विवाह हुआ, तो जैसे मान लो वो युवक अपने दोस्तों में, उसके दोस्तों ने उसको डिनर पे इनवाइट किया, पार्टी वार्टी शादी के बाद, तो अपनी वाइफ को लेकर गया। तो अपने सर्कल में जब वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाएगा तो क्या बोलेगा? शी इज माई वाइफ। ऐसी वो महिला अगर अपने फ्रेंड सर्कल में अपने हस्बैंड को लेकर जाती तो बोलेगी ही इज माई हस्बैंड। तो हस्बैंड वाइफ तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन कानूनी तौर पे लीगल जो टर्म्स होती हैं, जैसे अगर मान लो किसी युवक युवती का डिवोर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर हस्बैंड वाइफ वर्ड नहीं चलता है, कानूनी टर्म्स में वर्ड चलता है स्पाउस। स्पाउस हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए कॉमन वर्ड होता है। हस्बैंड को भी स्पाउस कहते हैं और वाइफ को भी स्पाउस कहते हैं, तो वहां स्पाउस वर्ड चलता है। चाइल्ड, अगर बच्चा पैदा हो, मतलब लड़की पैदा हो तब भी उसको क्या कह सकते हैं? चाइल्ड। लड़का पैदा हो तब भी चाइल्ड। चाइल्ड दोनों के लिए कॉमन वर्ड है। बेबी दोनों के लिए कॉमन है, लड़का लड़की दोनों कह सकते हैं अगर अवस्था छोटी है तो। इन्फेंट शिशु हो गया, दोनों के लिए कॉमन है। फ्रेंड पुरुष, फ्रेंड महिला मित्र दोनों हो सकते हैं। और जितने भी प्रोफेशन है, ये मैंने 2-3 इसलिए लिख के छोड़ दिए क्योंकि ऐसे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, जज है, सिंगर है, डांसर है, आप जितने प्रोफेशन सोच सकते हो। अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो बात अलग है, 100 में से कोई एक आधा, लेकिन मैक्सिमम प्रोफेशन में दोनों जॉब कर सकते हैं। कौन? महिला भी और पुरुष भी। इसलिए जितने प्रोफेशन होते हैं लगभग लगभग सब कॉमन जेंडर के एग्जांपल बनेंगे। डॉक्टर महिला भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकता है। टीचर महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। इंजीनियर महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। लॉयर महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। जज महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। सिंगर महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। डांसर
दोनों जितने प्रोफेशन तुम सोचोगे सब कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। और एक लास्ट में आता है न्यूटर। न्यूटर को आप इजी वर्ड में डिफाइन कर सकते हो, नाइदर मेल नॉर फीमेल। और भी इजी वर्ड में जाना है तो आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, निर्जीव वस्तु हैं, वो सब, ये न्यूटर होता है तुम्हारा। तो आप जो भी सोच पा रहे हैं, जो भी तुम अपनी आंखों से नॉन लिविंग चीज देख रहे हो, जैसे मान लो आप इस समय कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक है, पेन है, टेबल है, चेयर है, बस, कार, स्कूटर, स्कूल, कोई बिल्डिंग, जितना तुम सोच पा रहे हो आप लिखते चलो, आपके पूरे पेजेस भर जाएंगे, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं एटसेट्रा, ये सब न्यूट्रल में आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें ये जरूर हो सकता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके मन में होगा, पर मैं बता दूं, जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया कि मैंने एक बुक खरीदी, अब बुक खरीदा, बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, बुक खरीदी, और बुक की जगह पेन हो तो ये नहीं बोलेंगे पेन खरीदी, पेन खरीदा। तो ऐसा नहीं कि बुक खरीदी तो ई की मात्रा लगने से कुछ ऐसा लग रहा है कि स्त्रीलिंग टाइप सा हो गया, पेन खरीदा तो खरीदा थोड़ा मेल कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेंटेंस को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए आपको देखना है कि भाई मुझे एंडिंग कैसे करनी है, खरीदा पे करनी है, खरीदी पे करनी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नाउन तो सारे नॉन लिविंग ही है। अब मैं वापस अपने एक मेन मुद्दे पर आता हूं जहां से मैंने शुरुआत करी थी। मैंने आपको बोला था कि कोई भी नाउन होगा उसको चार तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, मतलब उसके चार क्लासिफिकेशन होंगे। तो अभी तीन क्लासिफिकेशन हो गए, कल वाला हो गया प्रॉपर कॉमन वाला, फिर नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल हो गया, और जेंडर के अकॉर्डिंग हो गया। अभी चौथा क्लासिफिकेशन बचा है, वहीं से तुम्हारा एग्जाम का लेवल स्टार्ट होगा, जो तुमने सुने भी होंगे मॉडर्न इंग्लिश में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक नाउन लिख कर दिया बॉय, अब मैंने कहा चारों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे बताते जाओ ये क्या है। तो पहले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बॉय क्या है, मतलब प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनमें से बताना है क्या है। तो आप कहेंगे सर बॉय एक कॉमन नाउन है, बॉय एक कॉमन नाउन है। फिर नंबर पे आओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहेंगे सर हाल फिलहाल तो सिंगुलर है। फिर जेंडर पे आओ, तो जेंडर के हिसाब से मैस्कुलाइन। और अब जो चौथा मैं पढ़ाऊंगा, बता भी देता हूं, क्योंकि चौथा क्लासिफिकेशन आएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का, उसके अकॉर्डिंग ये एक काउंटेबल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग ये काउंटेबल नाउन है। तो जो मैंने आपको कल बात बोली थी कि किसी भी नाउन को हम चार तरीके से देख सकते हैं, उसके चार क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन के हिसाब से कॉमन नाउन है, दूसरे क्लासिफिकेशन में सिंगुलर है, तीसरे में मेल कैटेगरी का है, मेल मैस्कुलिन, और चौथे में काउंटेबल। ये आपका नाउन का जो बेसिक था कि भाई नाउन कभी किसी ने अगर जिंदगी में सुने ही नहीं हो कि नाउन क्या होते, तो कम से कम उसके माइंड में एक आइडिया जनरेट होने लग जाएगा, वो समझने लग जाएगा कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, है ना। या आइडिया या किसी व्यक्ति के बारे में सोचा गया कोई विचार, क्वालिटी नाउन होती है, उसमें प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है। इनमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ ये वाले जरूर आ सकते हैं जो मैंने आपसे कहा था, कई बार इस टाइप के आ जाते हैं, जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए भी थे। लेकिन
ये बहुत सिंपल है, आपको हो सकता है टफ लगे हो, लेकिन बहुत सिंपल लेवल है, इतने इजी क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, पर पूछ लिए उसने एक दो बार तो मैंने आपको बता दिया। तो ये नाउन का एक बेसिक था जिसमें आपने नाउन 3 टाइप के पढ़ लिए। चौथा टाइप है तुम्हारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, है ना। तो इसको तो एक बार पे यहीं पर एंड कर लेते हैं।